दोस्तों, बीते कुछ दिनों में जो घटनाएं हुईं, वे किसी सामान्य विदेश नीति की हलचल नहीं, बल्कि भारत को सीधी चुनौती थीं। यूरोपीय संघ ने भारत की बड़ी रिफाइनरी नायरा एनर्जी को प्रतिबंध सूची में डाल दिया और उसी रात अमेरिका से ऐसा बयान आया जिससे साफ झलकता था कि कुछ देशों को अब भी लगता है कि वे पूरी दुनिया को आदेश दे सकते हैं। टीवी पर खड़े होकर एक अमेरिकी नेता ने कहा कि वे भारतीय अर्थव्यवस्था को दबा देंगे और वजह सिर्फ इतनी कि भारत ने रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीदा ताकि अपने लोगों को राहत मिल सके। तो दोस्तों, आगे फुल जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। यानी पश्चिमी देशों की सोच के हिसाब से बिना उनकी मंजूरी के सस्ता ईंधन खरीदना अपराध है। लेकिन शायद उन्हें अब तक यह एहसास नहीं हुआ कि भारत अब पुराना भारत नहीं रहा। अब जवाब समझौते से नहीं बल्कि आत्मसम्मान से दिया जाता है। अमेरिकी बयान के तुरंत बाद भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री सामने आए और स्पष्ट कहा कि देश की ऊर्जा आवश्यकताएं किसी बाहरी दबाव से तय नहीं होंगी, हम वही करेंगे जो भारत के हित में होगा। ये केवल एक बयान नहीं था, बल्कि नई सोच का ऐलान था। अब हमारी नीतियां यहीं हमारी भूमि पर तय होंगी। यूरोप ने जिस कंपनी को पहले निशाना बनाया वह नायरा एनर्जी थी, जिसे पहले एसआर ओनेल कहा जाता था। यूरोपीय देशों ने यह तर्क दिया कि यदि भारत में रूस का तेल रिफाइन होकर पेट्रोल या डीजल बन रहा है तो वे उसे भी नहीं खरीदेंगे। विडंबना यह है कि वही यूरोप रूस से गैस पाने के लिए दर दर भटकता रहा, और जब भारत अपनी राह चुनता है तो उन्हें आपत्ति होने लगती है। लेकिन भारत अब चुप रहने वाला देश नहीं है। नायरा एनर्जी ने इन प्रतिबंधों को पूरी तरह अवैध और एक तरफा करार दिया और साफ चेतावनी दी कि यदि यह निर्णय वापस नहीं लिया गया तो वे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाएंगे। इसके बाद यूरोप ने तेल खरीदने से मना कर दिया और आज वहीं यूरोप ईंधन की कमी से जूझ रहा है। दूसरी ओर नायरा एनर्जी ने हार नहीं मानी, बल्कि भारत में ही 70,000 करोड़ का नया निवेश करने का ऐलान कर दिया। क्योंकि अब भारत की रिफाइनरी सिर्फ यूरोप पर निर्भर नहीं है। अब भारतीय डीजल और पेट्रोल एशिया और अफ्रीका के नए बाजारों में पहुंच रहा है और यह बदलाव आंकड़ों में साफ दिखने लगा है। दरअसल यूरोपीय संघ दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइंड डीजल खरीदार बन चुका है और इस जरूरत को सबसे ज्यादा भारत ने पूरा किया, खासकर नायरा एनर्जी ने। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब यूरोप की आपूर्ति प्रणाली टूट गई थी, तब भारत ने चुपचाप उनकी जरूरतें पूरी कीं। वर्ष 2023 में अकेले भारत ने यूरोप को 25 मिलियन टन से ज्यादा डीजल भेजा और पिछले 3 सालों में यह आपूर्ति 5 गुना बढ़ गई। लेकिन अब वही यूरोप कह रहा है कि यह डीजल नहीं चाहिए क्योंकि इसमें रूस का कच्चा तेल इस्तेमाल हुआ है। यानी जब उन्हें जरूरत थी तब भारत ठीक था, लेकिन जब भारत अपने नियमों पर चलने लगा तो भारत खलनायक बन गया। यही उनका असली चेहरा है, दोहरेपन से भरा। हाल ही में ब्रिटिश पेट्रोलियम का एक टैंकर भारत आया था नायरा से डीजल लेने, लेकिन आखिरी समय पर लोडिंग रद्द कर दी गई और जहाज खाली लौट गया। यह साधारण व्यावसायिक सौदे की तरह दिखा, लेकिन असल में यह राजनीतिक संकेत था कि पश्चिमी देश भारत पर दबाव डालना चाहते हैं। पर भारत अब झुकने वाला नहीं है, बल्कि जवाब देने वाला है। भारत सरकार और नायरा एनर्जी ने मिलकर तुरंत कदम उठाए। यूरोप को सफाई देने के बजाय भारत ने वही डीजल एशिया और अफ्रीका के देशों जैसे बांग्लादेश, वियतनाम, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड और कई अफ्रीकी देशों की ओर मोड़ दिया। दुनिया बहुत बड़ी है, यदि यूरोप नहीं खरीदेगा तो और देश तैयार बैठे हैं। यही वजह है कि केवल वर्ष 2024 के पहले 6 महीनों में ही भारत से अफ्रीका को डीजल की आपूर्ति 38% बढ़ गई। इंडोनेशिया, वियतनाम और केन्या जैसे देश भारत को भरोसेमंद साझेदार मानने लगे हैं। नायरा एनर्जी ने इसी दौरान भारत में ही 7,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की, जिसमें नए पेट्रोकेमिकल संयंत्र, रिफाइनरी यूनिट और बेहतर वितरण नेटवर्क शामिल हैं। यह पश्चिमी दबाव का जवाब नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता का ऐलान था। वादिनार की रिफाइनरी को नई तकनीक से अपग्रेड किया जा रहा है ताकि भविष्य की जरूरतें भी पूरी हों। यूरोप का बंद दरवाजा भारत के लिए नए रास्ते खोल रहा है। भारत सरकार ने भी रणनीतिक मोर्चे पर सधी हुई चालें चलीं। पहला कदम कानूनी मोर्चे पर। यूरोप के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन में मामला दायर करने की तैयारी हुई, क्योंकि यह केवल डीजल की डील नहीं बल्कि मुक्त व्यापार के सिद्धांत पर हमला था। दूसरा कदम रणनीतिक स्वतंत्रता का स्पष्ट ऐलान कि भारत अपनी संप्रभुता में किसी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा और किससे व्यापार करना है यह केवल भारत ही तय करेगा। तीसरा कदम आपूर्ति श्रृंखला को तुरंत मोड़ना था। भारत ने ब्राजील, कनाडा, गायना, सऊदी अरब
और संयुक्त अरब अमीरात से संपर्क साधा ताकि किसी भी दबाव की स्थिति में ऊर्जा की कमी न हो। इस बीच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी साफ कहा कि भारत केवल उन्हीं से व्यापार करेगा जो भरोसेमंद हों, लंबी साझेदारी निभा सकें और उचित दाम पर ईंधन दें, चाहे वह रूस हो या सऊदी या ब्राजील। पश्चिमी देशों को अब यह गलत फहमी छोड़ देनी चाहिए कि वे भारत को दबा सकते हैं। रूस पर प्रतिबंध लगने के बाद भारत ने वहां अवसर देखा, सस्ता कच्चा तेल खरीदा, अपने यहां रिफाइन किया और निर्यात किया। यूरोप सीधे रूस से तेल नहीं ले सकता था, लेकिन भारत से वही ईंधन खरीद लेता था क्योंकि उस पर भारतीय मूल का लेबल होता था। लेकिन जैसे ही भारत ने इसे एक टिकाऊ व्यापार मॉडल में बदला, यूरोप को आपत्ति होने लगी, जबकि वही पश्चिमी देश परोक्ष रूप से रूस से तेल खरीदते रहे और अमेरिका की निजी कंपनियां भी अप्रत्यक्ष रूप से रूसी उत्पादों की डीलिंग करती रहीं। यानी जब वे करें तो ऊर्जा सुरक्षा और जब भारत करे तो प्रतिबंध उल्लंघन। लेकिन भारत ने इस अवसर को केवल कूटनीतिक जवाब में नहीं बदला, बल्कि इसे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत बना दिया। भारत अब ईंधन ही नहीं बेचता, बल्कि एशिया और अफ्रीका में ईंधन टर्मिनल और ढांचा भी खड़ा कर रहा है। भारत केवल विक्रेता नहीं, बल्कि व्यवस्था निर्माता बन चुका है और यही बात पश्चिम को अखर रही है। आज भारत केवल बाजार नहीं, बल्कि शक्ति केंद्र बन रहा है। और अब सवाल यह है कि जब भारत अपने दम पर एशिया और अफ्रीका के बाजार संभाल रहा है, तो यदि कल यूरोप फिर से लौटकर दरवाजा खटखटाए, तो क्या हमें उन्हें तेल बेचना चाहिए या फिर केवल उन्हीं देशों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो शुरू से हमारे साथ खड़े रहे? आप क्या सोचते हैं? यह राय अब हर भारतीय को देनी होगी, क्योंकि भारत अब केवल तेल नहीं बेचता, बल्कि अपनी शर्तों पर बेचता है। यही हमारी असली ताकत है और यही संदेश पूरी दुनिया में गूंजना चाहिए। जय श्री राम। तो दोस्तों, फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। ऐसी देश दुनिया से जुड़ी खबर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।